This is Business Plus and you're watching the Market Show. I'm your host Tariq Khan Javed. नाज़रीन, हम आज बात करेंगे की इकोनॉमिक इश्यूज पे और इस टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सैयद काशिफ मुस्तफ़ा साहब, जो कि हेड ऑफ इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी हैं लेक्सन इन्वेस्टमेंट के। बाय ट्रेनिंग मुस्तफ़ा इज एन इकोनॉमिस्ट, बल्कि इकोनोमेट्रिक इनका बैकग्राउंड रहा है, सो इज़ वेरी पर्टिकुलर अबाउट फैक्ट्स एंड फिगर्स। तो आज हम काशिफ साहब, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर टेकिंग योर टाइम इन दिस वेरी बिजी टाइम। बिकॉज यू एडवाइजिंग इन्वेस्टमेंट्स, तो पहले तो मैं आपको थोड़ा सा पूछना चाहूँगा कि जो रिसेंटली हम एक स्टॉक एक्सचेंज में इम्प्रूवमेंट देख रहे हैं, उसकी क्या की वजूहत आप समझते हैं कि व्हाट हैज़ ट्रिगर्ड दिस इम्प्रूवमेंट ओवर द लास्ट 1.5 months? Thank you, Tariq Saab. You have invited me in your show. My pleasure. I would begin with the basic market mechanism. See, market has you can evaluate our stock market from two different perspectives. One is internal, another is external. What are the internal variable? The internal thing is that market valuations, the companies which are listed in market, their financial soundness, their future cash flows, and the protection of investors, that how comfortable investors are feeling themselves in investing the market, how liquid is the market, how favorable and supportive different regulations are from apex and frontline regulators. These all are the internal issues, and external issues are your political issue, your geopolitical situation, what is happening in your neighboring countries, etc. So अब हम जब स्टॉक मार्केट को इवेल्युएट करते हैं, ये एक इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म है। वहाँ पे एक इन्वेस्टर अपनी फ्री विल के साथ आके मार्केट में कंट्रीब्यूट करता है। बहुत अरसे से मार्केट की जो इंटरनल सिचुएशन है वो अपनी जगह पे काफी स्ट्रांग थी, कि यानी कंपनीज की फाइनेंशियल साउंडनेस, उनके डिविडेंड्स, उनके पे आउट। अभी आप देखिए रिसेंटली जो बैंक्स के नतीजे आए हैं, अगर नेशनल बैंक को एक्सक्लूड कर दें तो उसके बावजूद भी ईयर ऑन ईयर सिग्निफिकेंट ग्रोथ उनके बॉटम लाइन प्रॉफिट में आई। दिस इज वेरी गुड साइन। इफ यू जस्ट have an eye from fertilizer to insurance, cements to energy sector, and then bank, they all are giving good profit. So internally market is always good. Externally, you know, the kind of situation our country is facing or going through nowadays is really disappointing at one end and discouraging also, कि जहाँ पर बहुत सारे खदशात हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जिसकी वजह से इन्वेस्टर अपने आप को कंफर्टेबल महसूस नहीं करते। अब ये इन सूरत हाल के साथ मार्केट 10,000, 9,000 और 11,000 के बैंड में काफ़ी अरसे से मूव कर रही थी। मार्केट में इन तमाम चीज़ों के साथ एक बहुत अहम इशू था कि जो मार्केट में इन्वेस्टर की प्रोटेक्शन थी, या वो भी एक बहुत इंटरनल एलिमेंट होता है। उस हवाले से जब सीजीटी लास्ट टाइम इंप्लीमेंट हुआ था तो बहुत सारी ग्राउंड रियलिटीज को एड्रेस नहीं किया गया। जब ग्राउंड रियलिटीज एड्रेस नहीं हुई तो उन इन्वेस्टर्स ने जो उससे अफेक्टेड थे वो अपने आप को उन्होंने कंफर्टेबल महसूस नहीं किया और वो मार्केट से निकले, और उसकी वजह से मार्केट में वॉल्यूम्स भी कम हुए। अब थैंक्स टू दी SECP, thanks to the management of Karachi Stock Exchange, thanks to the Ministry of Finance, that they have realized the situation of a stock market, they have realized the situation of investor, and they have had some reforms in regulation. उसकी वजह से क्या हुआ कि इन्वेस्टर्स ने अपने आप को कंफर्टेबल महसूस किया, और नाउ इन्वेस्टर्स आर कमिंग बैक इनटू मार्केट, दे आर ट्राइंग टू ग्रैब attractive stunning valuations of the market. तो this is very good thing. ये एक सिंगल रीजन है कि जिसकी बिना पे लोग अब उन स्ट्रॉन्ग वैल्यूएशन में इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसके साथ साथ सियासी सूरत हाल भी मार्केट के लिए काफी फेवरेबल हुई है, कि जो एक अनसर्टनिटी थी वो बहुत कम हुई है। चीजें सेनेट इलेक्शन के बाद तो काफी कंफर्टेबल सिचुएशन। जी बिल्कुल, कि अब इन्वेस्टर ये फील कर रहे हैं कि सेनेट के बाद गवर्नमेंट की जो रिट है, गवर्नमेंट का जो कंट्रोल है मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशन पे, वो काफी बेहतर है। गवर्नमेंट जो है वो मुख्तलिफ मसाइल से को एड्रेस कर रही है, उनको रिजॉल्व करने की कोशिश कर रही है। कुछ में वो नाकाम हो रही है लेकिन ज्यादातर में वो कामयाब हो रही है। आपको याद होगा कि जैसे आपने भी आइडेंटिफाई किया कि जो सेनेट के इंतखाबात के हवाले से देयर वर सम कंसर्न कि ये होते हैं या नहीं होते हैं, और इससे पहले गवर्नमेंट चली जाएगी। इस तरह की बहुत सारी र्यूमर हैव बीन मूविंग इन द मार्केट, एंड दिस वाज अनदर रीजन ऑफ पीपल डिसअपॉइंटमेंट इन द मार्केट। अब वो इलेक्शंस भी हो गए, तो यू आर एब्सोल्युटली राइट दैट दिस हैज वेरी डायरेक्ट कोरिलेशन विद द मार्केट, एंड मार्केट इज टेकिंग इट वेरी पॉजिटिव। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत एलोक्वेंटली समझाया इन चीज़ों को। एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बिकॉज यू आर बेसिक इकोनॉमिस्ट विद इकोनोमेट्रिक बैकग्राउंड,
What is the relationship between inflation and the stock market? See, इनवर्स है, पॉजिटिव है, क्या है इन्फ्लेशन की सिचुएशन? इसलिए आपसे ला रहा हूँ आपके इसमें कि जो फरवरी की फिगर आई है, once again it is a bit disappointing. Instead of coming down, there has been a little increase in the February inflation figure. और साथ साथ खबरें आ रही है कि after exhausting the resource of commercial bank, government is going back towards state bank. State bank का मतलब ही होता है नोट छापना. What's your view of these as an economist? के what are the correlation between? देखिए, अब इन्फ्लेशन जब बढ़ती है तो सेंट्रल बैंक यूजुअली उसको टैकल करने के लिए इंटरेस्ट रेट को बढ़ाते हैं. जब आप इंटरेस्ट रेट को बढ़ाते हैं तो उसकी वजह से मार्केट की वैल्यूएशन पे मनफी असर पड़ता है. ये तो समझाएं लोगों को ठीक से कि लोग समझते नहीं इस चीज तो को. एक मनफी असर पड़ता है क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता चला जाता है तो जो फिक्स इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो मार्केट में, फॉर एग्जांपल इसको आसान तरीके से समझ लें कि अगर टी बिल्स की यील्ड 14% है, पीआईबीज की यील्ड 14% है, तो कोई इन्वेस्टर मार्केट में आने से इज्तनाब करेगा एंड दे वुड प्रेफर टू डायरेक्टली गो टू टी बिल्स. Unless the return on the market is far above. फॉर above, जी बिल्कुल. अब उसमें क्या होता है कि एक टेक्निकली स्पीकिंग हर इन्वेस्टर का एक रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न होता है कि एक तो अगर सपोज उसको 14% का रिटर्न ही लेना हो, अगर इंटरेस्ट रेट 14% पे है तो वो टी बिल में जा सकता है. अब वो ये कहेगा कि मैं एक ऐसी जगह पर आके इन्वेस्ट कर रहा हूं जो कि जहां पे रिस्कीनेस ज्यादा है, तो इसका कुछ मुझे प्रीमियम होना चाहिए. राइट, क्योंकि टी बिल पे तो कोई खतरा ही नहीं. डेफिनेटली without any risk he is getting 14. You are absolutely right that without any fear he can get 14%. But if he wants to come to stock market, he would consider a risk premium, which relate with the system. Total situation. If it is 5%, then you have to add 14 into 5, like it would be 19. अब 19% would be their required rate of return in simple, like इसको हम मजीद एक विजन भी है, मैं सिंपल बता रहा हूँ. अब 19% का रिटर्न अगर मार्केट ऑफर करेगी तो इन्वेस्टर्स मार्केट में आएंगे. अब अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता चला जाएगा, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न बढ़ता चला जाएगा, तो लोग स्टॉक मार्केट से दूर होते चले जाएंगे. अब यहाँ कंडीशन सिर्फ ये रहती है कि अगर स्टॉक मार्केट 30-40% के एबनॉर्मल रिटर्न देने की टेंडेंसी रखती हो तो सिर्फ उसी सूरत में आएंगे. अब इससे बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन कि अगर इंटरेस्ट रेट कम होते चले जा रहे हैं तो लोगों को फिक्स एवेन्यूज पे रिटर्न कम मिलना शुरू हो जाएगा, उनका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कम होना शुरू हो जाएगा, तो दे वुड फील स्टॉक मार्केट कंफर्टेबल. लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि लॉन्गर रन में अगर इन्फ्लेशन का पाकिस्तान में कोई बेस्ट हेज है तो वो स्टॉक मार्केट है. अच्छा जी, कि अगर आप अपने पैसे को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं, अगर आप अपने पैसे के ऊपर इन्फ्लेशन के मनफी असरात से उसको अवॉइड करना चाह रहे हैं, तो आपके पास एक स्टॉक मार्केट बेहतर एवेन्यू है कि जो पर एनम 18, 20, 25, 30 प्लस कैपिटल गेन भी, कैपिटल गेन के अगर आप उसको इंकॉर्पोरेट करें तो मार्केट की एप्रिसिएशन लास्ट फाइनेंशियल ईयर में भी 26%, कभी ये 30% रहती है, तो विच इज अ गुड है. आई विल फुली एग्री विथ यू, बिकॉज देखिए जब आप एक कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, मिसाल के तौर पे एक मिसाल ले लें, हपको में आपने शेयर लिया, उसकी जो ऑपरेटिंग इनकम तो अपनी जगह पे है, जिसके बेसिस पे वो आपको 4 रुपए का डिविडेंड दे रहा है साल में, ऑलमोस्ट फिक्स्ड. लेकिन उसकी एक एसेट भी है, एक ज़मीन है जिसके ऊपर वो बेस्ड किया हुआ, उसकी मशीनरी है उसके पास, तो उन चीज़ों की भी कीमत जो है विद द इन्फ्लेशन इज गोइंग अप बिकॉज रिप्लेसमेंट कॉस्ट इज गोइंग अप. तो आपको इन द लॉन्ग रन जो अप्रिसिएशन हो रही है, जो कि इन्फ्लेशन की वजह से भी एक हो रहा है, वो कंपनसेट होता जा रहा है बिकॉज ऑफ द फिक्स्ड एसेट्स विच बिलोंग टू दैट कंपनी. आज उसकी जमीन की 1 करोड़ वैल्यू है मिसाल के तौर पे, इन्फ्लेशन होता गया, रुपए की वैल्यू नीचे आती गई, कल को वो 4 करोड़ की जमीन हो जाएगी. तो आपका एक तरह से आपको वहां से सपोर्ट मिल गया, इन्फ्लेशन को आपने थोड़ा बहुत बीट कर दिया. ठीक है तारिक साहब, यहाँ पे ये एक यकीनी तौर पर वेरिएबल एक एस्पेक्ट हो सकता है उस इन्वेस्टर के लिए जो लॉन्ग टर्म स्टैंडिंग है, स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है कि वो लैंड. यूजुअली जो शॉर्ट टू मीडियम टर्म इन्वेस्टर होता है उसका कंसर्न पे आउट के साथ होता है कि मार्केट में पे आउट का, इस सपोज करें कि मैं एबीसी कंपनी में जा रहा हूं तो इस एबीसी कंपनीज के फ्यूचर कैश फ्लोज किस तरह मूव करेंगे, इसका डिमांड सप्लाई एनालिसिस क्या होगा, इसकी अर्निंग्स में कॉन्ट्रैक्शन होगी या एक्सपेंशन होगी, जो इसमें एक्सपेंशन होगी तो ये डिविडेंड कितना देगा, इसका अर्निंग पर शेयर बॉटम लाइन कितनी होगी,
ही इज प्राइमरली इंटरेस्टेड इन इट। और इस चीज का ताल्लुक प्राइस एप्रिसिएशन के साथ है कि जिस तरह इन ये चीजें बढ़ती चली जाती हैं, मिसाल के तौर पे हम फौजी फर्टिलाइजर कंपनी की रिसेंट मिसाल ले सकते हैं कि जिस तरह उनकी अर्निंग बढ़ना शुरू हुई, उसकी प्राइस जो वो 110 और 120 से बढ़कर 190 तक भी गई। तो अर्निंग का और पे आउट का और इनकी एक्सपेक्टेशन का डायरेक्ट ताल्लुक है प्राइस की एप्रिसिएशन के साथ। लिहाजा मैं ये समझता हूं कि इन्फ्लेशन का बढ़ना किसी भी जगह के लिए बेहतर नहीं है, और जब वो बेहतर नहीं है तो अब इसको जो है वो गवर्नमेंट को इस पे काफी सोचना चाहिए, अथॉरिटीज को इस पे सोचना चाहिए। और देखें, इंटरेस्ट रेट का बड़ा एक अहम इस्तेमाल है। कुछ लोग मेरी बात से डिसएग्री कर सकते हैं कि अब मुझे ये नजर आ रहा है कि इंटरेस्ट रेट में एक अपवर्ड डायरेक्शन या टाइटनिंग ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी अभी नहीं, लेकिन जून ऑनवर्ड स्टार्ट होने का इम्कान मौजूद है, क्योंकि उसका ताल्लुक बढ़ती हुई इन्फ्लेशन के साथ है। हम ये जब हिस्टोरिकल देखते हैं तो हमें इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट के ऊपर नीचे करने का कोई डायरेक्ट कोरिलेशन कभी मिला नहीं, लेकिन बहरहाल इंटरेस्ट रेट के जरिए आप अपने रिजर्व को, एक्सचेंज रेट को मेक श्योर करते हैं, और जबकि आपका जो है वो एक्सटर्नल डेट बहुत ज्यादा हो। लेकिन अब गवर्नमेंट को बहरहाल इस सिनारियो में कि जब वो बहुत सारी सूरत हाल पे, बहुत सारे मसाइल पे वो काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं, इस वक्त देखें तारिक साहब, हमारी कंट्री को काफी ऐसे, हमारे मुल्क को काफी ऐसे मसाइल लाहक हैं कि जिस वक्त लाजमी हो गया है कि आपने प्रो ग्रोथ स्ट्रेटेजी को ऑप्ट करना है। गवर्नमेंट शुड गो फॉर प्रो ग्रोथ स्ट्रेटेजी। और प्रो ग्रोथ स्ट्रेटेजी किस तरीके से आ सकती है कि हम 2013 में 4 या 4.5%, 2014 में 5 या 5.5% और 2015 में हम 7% की जीडीपी अचीव कर सकें। ये अहदाफ किस तरह हासिल हो सकते हैं। फिर आप अगर इसको पॉलिटिकली देखें तो गवर्नमेंट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये उनका आखिरी साल है जी। इस साल के एंड तक या अगले साल के आगाज में नए इलेक्शंस का जो है वो आईनी मुद्दत पूरी होगी और नए इलेक्शंस होंगे। तो गवर्नमेंट को भी अब चाहिए कि वो इस चीज को फोकस करें कि लोगों को रिलीफ देना है, लोगों को कंफर्ट फील करनी है, और जो उनके अपने मसाइल हैं उन मसाइल से हटकर वो इन इश्यूज की को तवज्जो दें। आई एम श्योर कि दिस इज नॉट अ रॉकेट साइंस, क्योंकि मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है कि पाकिस्तान इकोनॉमी में इतना पोटेंशियल मौजूद है कि ये बहुत क्विकली वेरी पॉजिटिव नोट क्विकली रिवर्स करने मुस्तफा साहब यहाँ पे एग्जाम ब्रेक लेंगे। नाज़रीन हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। नाज़रीन वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं की इश्यूज ऑफ पाकिस्तान पे। हमारे साथ एक इकोनॉमिस्ट सैयद काशिफ मुस्तफ़ा साहब मौजूद हैं। काशिफ मुस्तफ़ा इकोनोमेट्रिक के स्टूडेंट रहे और इसलिए उनकी जो इश्यूज को क्वांटिफाई बहुत अच्छा करते हैं। मुझे बहुत मज़ा आया उनसे फर्स्ट हाफ में बात करके। उन्होंने बहुत आसानी से हमें समझाया कि व्हाट आर द की इश्यूज, क्या फैक्टर्स थे जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट इज परफॉर्मिंग वेल। और अभी हमने इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट और स्टॉक मार्केट के भी रिलेशनशिप को बहुत क्लियरली समझने की कोशिश की। आखिर में जो क्लोजिंग से पहले, हाफ क्लोजिंग से पहले आपने एक जिक्र किया कि यू आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द ओवरऑल सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान डिस्पाइट दी जो नेगेटिव बातें होती रहती है। लॉन्ग टर्म व्यू आपकी बड़ी पॉजिटिव, व्हाट्स द बेस फॉर दैट? देखिए, पाकिस्तान की इकॉनमी में एक इंतहाई पोटेंशियल मौजूद है। पाकिस्तान की इकॉनमी में जब बेहतर इकदाम उठाए गए, पाकिस्तान की मईशत ने उसको इमीडिएट रेसिप्रोकेट किया। आप देखेंगे 2001 में आई वॉज एन इकोनॉमिस्ट एंड आई वॉज अ फाइनेंशियल एनालिस्ट एट दैट टाइम। 2001 में जब इंटरेस्ट रेट का एक वेरिएबल लिया गया, हालांकि 9/11 के जो हैं वो असरात मौजूद थे, पूरी दुनिया डिस्टर्ब थी, लेकिन 2001 में हमने इंटरेस्ट रेट को कम किया और उसके बाद हम देखें कि हमने 2004 में विद इन 3 ईयर। काशिफ साहब, उससे पहले आपको ये बात मानना पड़ेगा कि नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में 12% इन्फ्लेशन हुआ करता था, और जब मुशर्रफ साहब आए और उनके जो इकोनॉमिक एडवाइज़र शौकत साहब, दे मेड इट ए पॉइंट, इफ़ यू रीड द इकोनॉमिक सर्वेज ऑफ दोज टाइम, कि उन्होंने कहा कि इन्फ्लेशन को हमें कम करना है।
और वो 4% पे इन्फ्लेशन को ले आए, ये फैक्ट है, फर्स्ट फ्यू ईयर्स, एंड देन ऑटोमेटिकली द डिपॉजिट रेट वेंट टू नथिंग, 1% 2% पे हो गया। एंड उस वक्त हमने देखा कि मैसिव बूम टुवर्ड्स इन्वेस्टमेंट, चाहे वो प्रॉपर्टी में हो चाहे वो स्टॉक मार्केट में, एवरीथिंग बूम्ड। लेकिन 2005 आते आते वही इकोनॉमिक सर्वेज 12% इन्फ्लेशन को जस्टिफाई करने लगा, एंड दैट वाज द स्टार्ट ऑफ द डूम। 2008 में आपने 30% इन्फ्लेशन देखा, उसके बाद से जो हुई तो सबको पता है। तो लो इन्फ्लेशन, लो इंटरेस्ट रेट, I would urge based on my experience all over the world, is the best thing for the economy. Best. देखें तारिक साहब ना, इसके ना वेरिएबल को थोड़ा सा मजीद माइक्रो लेवल पे देखना होगा, वो कि बड़ा डिटेल इशू है, लेकिन मैं इसको जरा ब्रीफली आपको बता दूं कि देखें अगर 2007 में और 5, 6, 7, 8 में अगर इन्फ्लेशन के नंबर बहुत बड़े तो उसके बड़े एबनॉर्मल रीजंस थे। ऑयल प्राइसेस का हाई बनाना किसी के कंट्रोल में नहीं था। कमोडिटी प्राइसेस यानी बायोफ्यूल की तरफ एक पैराडाइम शिफ्ट होने की वजह से जो एक फूड की डिमांड एंड सप्लाई मुतासिर हुई, और जिसकी बिना पर आप फूड प्राइसेस ने, आपको याद होगा वो कि वो क्या वो जो है ना बूम था, तो अब उसने इन्फ्लेशन के अफराते ज़र के तौर पे रिफ्लेक्ट होना है। वो चीज़ गवर्नमेंट के कंट्रोल से बाहर थी। अब गवर्नमेंट उसके ऑल्टरनेटिव या एफिशिएंसी की जानिब जा सकती है, लेकिन जो मेरा बेसिक पॉइंट था वो ये था कि पाकिस्तान इकॉनमी में फ्लॉरिश होने की बहुत टेंडेंसी मौजूद है। हमारे पास बहुत ज़्यादा अनटैप रिसोर्सेज मौजूद हैं, सिर्फ रिसोर्सेज को इम्प्रूव करना है। देखिए मैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट की रिजम्बलेंस में प्रोग्राम हो रहा है, तो मैं एक अपना पॉइंट अभी मैं आते हुए सोच रहा था कि देखें इस वक्त हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है वो हमारे लिए सबसे बड़ा मसला बना हुआ है कि फिस्कल डेफिसिट को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो इंतहाई मसाइल का शिकार है, गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज मौजूद नहीं है। अब आप ये देखें कि अगर ये जो इकदामात हुए जिसकी बिना पे स्टॉक मार्केट ऊपर गई, और स्टॉक मार्केट के ऊपर जाने के साथ ही आपने पिछले दिनों सुना होगा कि गवर्नमेंट कुछ नए आईपीओज, एसपीओज और जीडीआरस ला रही है 8 से 9 कंपनीज की, जो बहुत प्रॉफिटेबल कंपनीज हैं, जिसकी बिना पे गवर्नमेंट एक रीजनेबल अमाउंट रेज करेगी। मैं आपको ये चीज़ बताऊं कि दुनिया भर में स्टॉक मार्केट हमेशा से इस बात का इंडिकेटर, ट्रू जेन्युइन इंडिकेटर समझा जाता है कि अगर किसी मुल्क की मईशत बढ़ रही है। अगर आज हमें फिस्कल डेफिसिट को एफिशिएंटली एड्रेस करना है, हमें अपनी स्टॉक मार्केट को मजीद बढ़ाना होगा। इसकी वजह से क्या होगा कि हमारे पास एक्सटर्नल सोर्सेज आएंगे, और जिन एक्सटर्नल सोर्सेज की वजह से हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो पैसा रेज करने की पोजीशन में होंगे। और इसके साथ साथ अगर आप एफडीआईज या एफआईपीआईज यानी जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो जो स्टॉक मार्केट में आती है, या इस वक्त हमारे पास एफडीआईज नहीं आ रही। 2001 से 2006 तक का जो आइडियल पीरियड था उसमें 2 चीज़ें बड़ी अहम थी। एक तो गवर्नमेंट ने आईएमएफ के साथ अपने एग्रीमेंट को ख़त्म किया और उन्होंने एक्सटर्नल सोर्सेज से पैसे को रेज किया और रिकॉर्ड एफडीआई गवर्नमेंट इस वक्त भी इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट कर सकती है कि वो स्टॉक मार्केट को मजीद सपोर्ट करे। स्टॉक मार्केट को सपोर्ट करने से अगर ये मार्केट अच्छे नंबर पोस्ट करती है तो हमें फिर किसी रिप्रेजेंटेटिव की जरूरत नहीं है। ये नंबर इटसेल्फ मुख्तलिफ फोरम के जरिए दुनिया भर के इन्वेस्टर्स को इस मुल्क में बुला लेंगे, और जिसकी बिना पे अगर एफडीआई आ जाते हैं हमारे पास, चाहे वो पावर सेक्टर में आए, चाहे वो ईएनपी सेक्टर में आए, टेलीकम्युनिकेशन में आए, बैंकिंग में आए, वो हमारे पास आएंगे और फिजिकल डेफिसिट भी एफिशिएंट। अच्छा, इसी पे एक मैं सवाल आपसे पूछता हूँ कि ये जो डीम्यूचुअलाइजेशन का एक प्रपोजल चला था 2009 तक, इस पे काफ़ी काम हुआ, फिर वो सेनेट में जाकर रुक गया। उस ज़माने में एक्सपेक्टेशन हमारी ये थी कि कोई ना कोई बड़ा हाउस लाइक न्यूयॉर्क या लंदन या सिंगापुर आ जाएगा एज ए स्ट्रेटेजिक पार्टनर, 20-22% हमारे डीम्यूचुअलाइज स्टॉक मार्केट में ले लेगा। वो भी तो एक एफडीआई की शक्ल है ना, और वो एक बूस्ट देगा हमारे टोटल स्टॉक मार्केट को, क्योंकि वो जो अभी ओनर्स हैं और जो ब्रोकर्स हैं उनको और मैनेजमेंट को अलग कर देता। व्हाट्स योर व्यू ऑन दैट कि डीम्यूचुअलाइजेशन कहाँ रुक गया, क्यों रुक गया, एंड विल इट बी अ वेरी पॉजिटिव थिंग टू डू? या ऑफ कोर्स Tariq, you are absolutely right that demutualization would bring professionalism in the market. There is no harm in admitting that there are some lacunas, there are some problem in our market which needs to be addressed, which needs to be like refined. And I must say that this demutualization would bring professional competence, professionalism within the market. फिर उनके जो मार्केटिंग के अपने वो हैं
पूरा उनका एक सिस्टम है, पूरी दुनिया में मार्केट कर रहे हैं अपने आप को, तो वो कराची भी उसमें मार्केट हो जाएगा इररिस्पेक्टिव कि उसमें कौन स्टेक होल्डर आता है, लेकिन जब आप एक इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म या इंडिपेंडेंट कंपटीशन डेवलप कर देंगे, जब फेयर प्रैक्टिसेस प्रमोट होंगी, जब एफिशिएंसी मार्केट की ज्यादा प्रमोट होगी, तो लामहला जो है वो आप देखेंगे कि लोग आएंगे। देखें, एक आदमी जो सिंगापुर में बैठा है, एक आदमी जो न्यूयॉर्क में बैठा है, एक आदमी जो लंदन में बैठा है, उसके लिए ये बहुत मुश्किल है कि वो पाकिस्तान के हवाले से ऑप्टिमिज्म को क्रिएट करे। अब ऑप्टिमिज्म को क्रिएट करने के लिए अगर वहां ये आता है कि KSE कराची स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स हैज अप्रिशिएटेड बाय 26% इन फर्स्ट हाफ और इन फाइनेंशियल ईयर और कैलेंडर ईयर 12, वो कहेगा कि क्या वजूहात है, क्योंकि उसका मानना यह है कि आप स्टॉक मार्केट को मैनिपुलेट नहीं कर सकते। स्टॉक मार्केट किसी मुल्क की हेल्दी सिचुएशन को रिफ्लेक्ट करते हैं, वो फौरन से अपनी इन्वेस्टमेंट यहां लाएगा। ये हुआ माजी में भी, अगर हमारी मार्केट ऊपर गई तो उसकी वजह यही थी कि वो जो दूर दराज लोग बैठे थे, उन इन्वेस्टर ने कहा ये कौन सी मार्केट है जो बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट है दुनिया की, वो लोग यहां पर आए। और एक ऐसा टाइम था कि FIPI आने के बाद, क्योंकि FIPI एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है स्टॉक, उन्होंने कहा इस मार्केट में इतना पोटेंशियल है, तो फिर हमने ENP के अंदर इन्वेस्टमेंट देखी, हमने टेलीकम्युनिकेशन में इन्वेस्टमेंट देखी, हमने बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट देखी। तो ये एक पूरा एक साइकिल है, एक बिजनेस साइकिल है। आज स्टॉक मार्केट 13,000 को क्रॉस कर चुकी है, आज मार्केट इसी तरह बढ़ती चली जाती है, लोग अच्छे पे आउट्स कमाते हैं, SUCP इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है। आप देखिएगा कि इसी वजह से हमारे पास FIPI आना शुरू हो गया है, जो नेगेटिव नंबर था वो पॉजिटिव नंबर होता जा रहा है। FIPI जब मार्केट में आ चुका होगा, जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ चुकी होगी, फिर FDI आना शुरू होंगे, एंड पीपल वुड देमसेल्फ स्टार्ट मेकिंग देयर आर्गुमेंट रियली पॉजिटिव फॉर आवर कंट्री। दिस इज द साइकिल। आपकी प्रेजेंस का फायदा उठाते हुए मैं एक और बहुत ही की इशू पे जो आजकल बहुत ही डिबेट हुआ, जिस पे मोस्ट फेवर्ड नेशन फॉर इंडिया, आपने देखा कि राइटिस्ट पार्टीज ने उस पर बड़ी शोर मचाया, दिफा पाकिस्तान ने तो ये भी लिख दिया पूरे कराची में कि जो इंडिया का यार है वो गद्दार है, इस्लाम का गद्दार है, पाकिस्तान का नहीं बल्कि इस्लाम का गद्दार है, और उससे तो हमारी नफरत का रिश्ता है। व्हाई यू गिव देम दिस मोस्ट फेवर्ड नेशन। ये थोड़ा सा एज एन इकोनॉमिस्ट ये समझाया कि व्हाट इज मोस्ट फेवर्ड नेशन, और ये कि हाउ डू यू सी दिस, गवर्नमेंट फाइनली टुक द करेजियस डिसीजन एंड दे हैव एग्रीड टू डू इट, स्पेशली विद अ व्यू, जो ज़्यादा मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा वो पॉइंट वही कि उन्होंने कहा 2012 के ख़त्म होते होते जो 1209 चीज़ों पे रह गया है उसको ख़त्म कर देंगे। दैट मीन्स 1300 जनवरी 1 1300 वी हैव ए कॉमन मार्केट विथ इंडिया एंड द रेस्ट ऑफ सार्क कंट्रीज। देखिए तारिक सर, बहुत अहम पॉइंट है, और मोस्ट फेवर्ड नेशन के हवाले से हम पाकिस्तानी जो है ना वो काफ़ी कंफ्यूज। जी, लोग समझते हैं कि सिर्फ हम इंडिया को दे रहे हैं, ऐसा दर्जा है ये, पता नहीं हमने सैकड़ों ये दुनिया के तमाम ममालिक को हमने FM ये लोगों को नहीं पता, नहीं, ये लोगों को नहीं मालूम। ये एक सिंपल दो ममालिक के दरमियान रिलेशनशिप होता है कि आप हमारे लिए और हम आपके लिए काबिल कबूल हैं। अगर हमने इंडिया के लिए FMN का यानी मोस्ट फेवर्ड नेशन का उसको स्टेटस दिया, तो विच मीन यस वी थिंक ट्रेड कैन बी डन विथ यू एंड वी आर इंटरेस्टेड इन इम्प्रूविंग रिलेशनशिप विथ यू। ये एक अच्छा स्टेप है। इसका मतलब कोई ऐसा नहीं है कि आपने दुनिया में सिर्फ एक मुल्क को ढूंढ के, कितने मुल्कों को दिया हुआ होगा? मेरे ख्याल में सैकड़ों की सैकड़ों को दिया हुआ है, तादाद में जस्ट एडेड वन मोर। ऑफ कोर्स इसकी कोई स्पेशल कोई इसका स्टेटस मौजूद नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये कि देखें, इंडिया के साथ हमारा बहुत तवील बॉर्डर है, इंडिया के साथ हमारे बहुत ज्यादा ऐसे स्ट्रेटेजिक अलायंसेस बन सकते थे पास में जो इस पूरे सब कॉन्टिनेंट की फेथ तकदीर को बदल देते। इस पूरे खित्ते से गुर्बत खत्म हो सकती थी, यहाँ पे तालीम प्रमोट हो सकती थी, यहाँ पे ये फास्टेस्ट ग्रोइंग रीजन दुनिया का बन सकता था, अगर जो है वो ये इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ये ट्रेडिशनल कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन न होती। आज हम एक अनडिफाइंड, यानी हमारे ऑब्जेक्टिव नहीं है, हमें पता नहीं कि हम इंडिया के साथ या इंडिया हमारे साथ किस मुहाज पर है। इंडिया को भी रियलाइज करना चाहिए, हमें भी, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ट्रेड का इतना पोटेंशियल मौजूद है
कि वो फ्रॉम सिंपल वो प्याज से लेकर, वो टमाटर या प्याज से लेकर और हमारे जो है ना वो आईटी तक और फाइनेंशियल सेक्टर से लेकर हमारी मुख्तलिफ मैन्युफैक्चरिंग गुड्स तक हमारी इतनी ज्यादा सिनर्जीज डेवलप हो सकती हैं कि हम ट्रेन के जरिए, हम सिंध में, हम वागा के जरिए, हम हर जरिए से उनके साथ बिजनेस कर सकते हैं, वो हमारे साथ बिजनेस कर सकते हैं और हमारा रीजनल बिजनेस दोनों मुल्कों के फायदे में। तो मैं तो हमेशा पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो तिजारती रवाबित हैं उनको प्रमोट करने के लिए हमेशा बड़ा स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस देता हूं कि होना चाहिए, और पाकिस्तानियों को भी और इंडियंस को भी इस चीज में अपना एक पॉजिटिव इनपुट डालना चाहिए। आपने बीच में एज एन इकोनॉमिस्ट बहुत अच्छी बात कही जो मुझे बहुत कैच की, वो गुर्बत की बात की आपने। आपने कहा कि इस इलाके में बहुत ज्यादा गुर्बत है। व्हाट इज द क्वांटम ऑफ पॉवर्टी इन दिस रीजन कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड? देखिए, मतलब हम जो है वो हमारे यहाँ करोड़ों की तादाद में, इंडिया में बहुत ज्यादा, हमारे यहाँ वो गुर्बत की जो निचली तरीन हद है उससे भी नीचे है। यानी कि उनको दो रोटी नहीं मिल रही, यानी उनके लिए अपने रोजमर्रा की जो बुनियादी जरूरियात हैं वो अफोर्ड करना। क्यों? क्योंकि हम इंडिया और पाकिस्तान एक मुहाजराई की पॉलिसी पर हैं, और उस मुहाजराई में वो अपने रिसोर्सेज को, जिन रिसोर्सेज की बड़ी वैल्यू है, जिन रिसोर्सेज को बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव जगहों पे इस्तेमाल किया जा सकता था, उनको हम नॉन प्रोडक्टिव एवेन्यूज में खर्च कर रहे हैं। वहां हमारी ईगोज प्रिवेल करती हैं, वहां हमारी रिजिडिटी प्रिवेल करती है, वहां पॉलिसी साज ये नहीं सोचता, ना इंडिया में ना पाकिस्तान में, कि इस रिजिडिटी की कॉस्ट कौन दे रहा है, इसकी वो गरीब आदमी दे रहा है, उसको कुछ नहीं जो हो रहा, खुदकुशी कर रहा है, जिसके बच्चे जो है वो गुर्बत के मारे जो है वो मर रहे हैं, जहां इलाज नहीं है। अब अगर सपोज करें कि आपके बजट्स जिनकी बहुत हैवी एलोकेशन इस रिजिडिटी में, सिंबॉलिक इस्तेमाल कर रहा हूं, इस रिजिडिटी की नजर हो जाते हैं, अगर वही पैसा आके तालीम पर, हेल्थ पे लगे, इंडिया हमें तस्लीम करता है, हम इंडिया को तस्लीम करते हैं। इंडियंस बहुत अच्छे, बड़े प्यार करने वाले, बड़े लविंग नेशन है, पाकिस्तानी उनके लिए लविंग नेशन है। हमारे जब भी किसी जगह पे इंटरेक्शन हुआ है तो हमने उनको बड़ी रिस्पेक्ट दी है, उन्होंने हमें रिस्पेक्ट दी है। मुझे ये समझ में नहीं आता कि वो कौन से ऐसे तनाज़ात हैं कि जिनकी बिना पर आज इस हद तक हम पहुंच चुके हैं कि जिसकी बिना पे अपने बहुत ही नायाब रिसोर्सेज हम अपनी इन जिदों की नज़र कर रहे हैं। हमें लोगों का एहसास करना चाहिए। आप देख लीजिए कि दुनिया में चाहे वो स्कैंडिनेवियन बेल्ट हो, यूरोपियन बेल्ट हो, अमेरिकन बेल्ट हो, हर जगह डिस्प्यूट को रिजॉल्व करके प्रॉस्पेरिटी की तरफ मूवमेंट जारी है, लेकिन हमारे इस खित्ते में आज भी इसी ईगो और रिजिडिटी की बहुत वक्त हमने ज़ाया कर दिया इसमें, और अपने लोगों को इतना मार दिया। मैंने जो लेटेस्ट फिगर्स पढ़े हैं कि इंडिया में कम्युनिज्म वाले जो हैं, कम्युनिस्ट लोग काफ़ी इन्फ्लुएंशियल हो गए, 2/3 इलाकों पे उन्होंने कब्जा कर लिया है जी। और 50 करोड़ भूखों की बात होती है वहाँ। हमारे यहाँ 4 करोड़ लोगों की बात होती है। हमारा जो जीनी कोएफिशिएंट है वो कंटिन्यूसली नीचे ख़राब होता जा रहा है, यानी कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ बढ़ती चली जा रही है, गरीब बिल्कुल ही बुरे हाल में। और उस पर जाहिर है कि देयर इज़ अ नीड टू रीथिंक अबाउट दिस। आई फुली एग्री विथ यू। जाते जाते, अब टाइम नहीं रहा ज़्यादा, आपसे एज एन इकोनॉमिस्ट मैं पूछूंगा कि इन योर व्यू यू मस्ट हैव लॉट ऑफ कंसर्न्स अबाउट पाकिस्तान और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इशूज़। जस्ट ट्राई टू पिक 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट इशूज़ which need to be addressed to fix Pakistan and bring it to the potential which you are talking about. देखिए तारिक साहब, पाकिस्तान में मैं अभी अपने पिछले एक इंटरव्यू में भी मैंने इस पर बड़ी डिटेल से बात की। पाकिस्तान के दो मसाइल ऐसे हैं कि अगर जिनको हल किया जाए तो बाकी सारे मसाइल उन्हीं से रिलेट करते हैं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला एनर्जी का मसला है, एनर्जी नंबर 1 एनर्जी का मसला है। और पाकिस्तान का दूसरा बड़ा मसला हमारे टैक्स इंफ्रास्ट्रक्चर का है। जो टैक्सेशन का हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी वीकनेसेस जो हैं, ये 2 बड़े मसाइल हैं। देखें, अगर आप इस एनर्जी सेक्टर को रिजॉल्व करते हैं, मैं जल्दी से ये बात भी कह दूं कि एनर्जी सेक्टर के क्राइसिस में हमारे रिसोर्सेज की लैकिंग नहीं है, हमारे पास कोई और एब्सेंस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल विल और कमिटमेंट की एब्सेंस रही तमाम अदवार में। तमाम हुक्मरान जो गुजरे हैं वो इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं इस एनर्जी क्राइसिस के, कोई एक पे आप नहीं बात कर सकते। अगर आज हमारे पास एक इंडिपेंडेंट अनबाइस एनर्जी बोर्ड होता जो हमारी 20-30 सालों की जो है वो एनर्जी नीड को एड्रेस करने के लिए इंडिपेंडेंट लाएअमल बनाता, और तमाम सियासी पार्टीज एक 1 पॉइंट एजेंडा पर एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होती
कि जिसमें उस बोर्ड को तमाम अथॉरिटी दी जाती या दी जाए कि जी आप इंडिपेंडेंट हैं, कोई सियासी गवर्नमेंट जो है वो आपके काम में इंटरफेरेंस नहीं करेगी, आप जो है एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बनाइए, आप एनर्जी सेक्टर के हवाले से काम करें। आई अगेन अश्योर यू कि पाकिस्तान के पास जो कोल से लेकर विंड तक और न्यूक्लियर से लेकर जो है वो हाइडल तक जो रिसोर्सेज मौजूद हैं, पाकिस्तान तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट कर सकता है, नंबर 1। तो आप जब एनर्जी सेक्टर के मसाइल हल करेंगे, हमारा टेक्सटाइल से लेकर तमाम सेक्टर वो फ्लोरिश करेंगे। हमारे पास कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम हो जाएगा, जब बिजली के प्राइसेस कम होंगे, जब गैस के प्राइसेस कम होंगे, जब हर जगह पे गैस बिजली पहुंचेगी तो प्रोडक्टिविटी का एलिमेंट आएगा। इसका मईशत के साथ बहुत बहुत अहम ताल्लुक है। तो एक तो ये चीज है, और इसमें हमारे पास बहुत अहम नाम मौजूद हैं। मैंने काफी इस सेक्टर में रिसर्च भी की, मैंने कुछ अफराद के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज भी मेरे हुए और मैंने उनसे बातचीत की, और मैं तो कहता हूं कि और मैं सरप्राइज हूं कि हमारे पास, एंड आई एम लिटरली सरप्राइज्ड दैट वी हैव हंड्रेड्स ऑफ पीपल हु कैन रियली डू दिस वर्क। अभी रिसेंटली मैं डॉक्टर गुलफराज अहमद से, जो फेडरल सेक्रेटरी भी रहे हैं और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के PhD हैं, एंड आई एम वेरी इंप्रेस्ड बाय हिज नॉलेज ऑन एनर्जी सेक्टर, या डॉक्टर कदीर खान है या शमसुल मुल्क साहब हैं, इस जैसे कई लोग मौजूद हैं। इन पे मबनी एक बोर्ड बना दीजिए इंडिपेंडेंट, आप देखें चीजें कैसे आती हैं। दूसरा इशू है टैक्सेशन का। देखें, जब आप टैक्स पे आते हैं, जब आप टैक्सेशन पे आते हैं, तो हमारे टैक्स सिस्टम में अभी भी बहुत सारी इश्यूज मौजूद हैं। हमें सोचने की जरूरत है कि हमारा बेस जो है, जो टैक्स का बेस है, तो छोटा वो ब्रॉड क्यों नहीं हो पा रहा। आप एग्जिस्टिंग लोगों को क्यों बर्डनाइज कर रहे हैं। तो उस हवाले से पॉलिसी बनाने की जरूरत है। तमाम सेक्टर्स को टैक्स होना चाहिए, इर्रिस्पेक्टिव एनी डिस्क्रिमिनेशन, तमाम अफराद पर, चाहे वो वजीर आजम हो, चाहे वो प्रेसिडेंट, चाहे वो एग्रीकल्चरिस्ट हो, चाहे वो जैसा आम आदमी हो, हर इंसान को जो है वो टैक्स पे करना चाहिए और गवर्नमेंट को उसको पकड़ना चाहिए। अब अगर सपोज करें कि आपकी ये जो 1.6 ट्रिलियन का जो टैक्स का टारगेट है, अगर ये नंबर डबल हो जाए तो हमारे सारे मसाइल हल हो जाते हैं, एनर्जी सेक्टर के मसाइल हल हो जाए तो हमारी GDP फ्लोरिश होती है। काशिफ, टाइम, वी रन आउट ऑफ टाइम। थैंक यू। दिल तो चाह रहा है आपसे और बहुत बात करूं। आई लर्नड अ लॉट फ्रॉम यू, थैंक यू। नाज़रीन, की इकोनॉमिक इश्यूज पे आपने ये हमारी डिस्कशन सुनी। सेकंड हाफ में मैंने काशिफ से ये समझने की कोशिश की कि जो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में बेइंतहा पोटेंशियल है, तो उसकी क्या वजह है। उन्होंने कहा कि देयर इज़ नो डाउट कि पाकिस्तान हैज़ ह्यूज पोटेंशियल, सिर्फ कुछ रुकावटें हैं वो दूर करनी है, उसके बाद ये कंट्री बूम करेगा। एक और मैंने सवाल उनसे किया मोस्ट फेवर्ड नेशन के बारे में, एंड ही वेरी वेरी स्ट्रांगली एंड विद वेरी गुड आर्गूमेंट इस्टेब्लिश दैट इंडिया से दोस्ती करना हमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोनों तरफ बहुत ज़्यादा गुर्बत है। हमें एसेट्स को, अपने जो रिसोर्सेज को रीएलोकेट करना है फॉर द वेलबींग ऑफ द पीपल। ये जो हमने रिजिड माइंडसेट बनाया हुआ उसको बदलना पड़ेगा, बहुत ज़रूरी हो गया है, अवाम अब बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैंने आखिर में उनसे पूछा कि गिव मी 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट इशूज़ ऑफ पाकिस्तान की इकोनॉमिक इशूज़, तो उन्होंने एनर्जी को नंबर 1 कहा और टैक्सेशन को नंबर 2। एनर्जी पे उनका ये कहना है कि अगर लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ पे होती तो पाकिस्तान में एनर्जी की कोई कमी नहीं है। एक मिसाक है एनर्जी होनी चाहिए, लाइक मिसाक है जमहूरियत, कि जी ये पॉलिसी होगी और ये इररिस्पेक्टिव विच गवर्नमेंट कम्स विल कंटिन्यू टू फॉलो। टैक्सेशन पे उन्होंने कहा कि जो हमारा बहुत ही छोटा टैक्सेशन का जो बेस है इज़ कम्प्लीटली अनएक्सेप्टेबल, गवर्नमेंट शुड ब्रॉडन इट विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, चाहे वो एग्रीकल्चरिस्ट हो या कोई भी हो, सब कुछ होना चाहिए और उसको पकड़ने के मैकेनिज्म मौजूद है, डाटा हमारे पास मौजूद है, उसको इस्तेमाल किया जाए और हर आदमी को टैक्स किया जाए, सारे मसले हल हो जाएंगे अगर हमारा टैक्स डबल हो जाए। इसी के साथ मैं आज का प्रोग्राम खत्म करता हूँ। खुदा हाफिज़।